दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा के लिए सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण अध्ययन सामग्री में इस वीडियो में प्रस्तुत है भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित इम्पॉर्टेंट स्टडी मटेरियल। इसमें हम आयकर, वस्तु एवं सेवा कर, वित्त आयोग, अब तक गठित प्रमुख वित्त आयोग, उनके अध्यक्ष तथा सिफारिशों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को कवर करेंगे जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। तो आइए शुरू करते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा के लिए सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य सामान्य अध्ययन के अंतर्गत भारतीय अर्थव्यवस्था खंड से संबंधित महत्वपूर्ण अध्ययन सामग्री। आइए सबसे पहले आयकर या इनकम टैक्स के बारे में जानते हैं। दोस्तों, सरकार द्वारा देश में स्थिरता के साथ विकास को बढ़ावा देने के लिए राजकोषीय नीति का क्रियान्वयन किया जाता है। और राजकोषीय नीति का क्रियान्वयन कैसे किया जाता है? तो ये बजटीय घोषणाओं के माध्यम से राजकोषीय नीति का क्रियान्वयन किया जाता है। राजकोषीय नीति के 4 उपकरण हैं: कर, सार्वजनिक व्यय, ऋण और नई मुद्रा का निर्गमन। तो याद रखिएगा, जो फिस्कल पॉलिसी है या राजकोषीय नीति, उसके 4 प्रमुख उपकरण हैं: कर, सार्वजनिक व्यय, ऋण और नई मुद्रा का निर्गमन। दोस्तों, देश के अंदर से अल्प बचत योजनाओं आदि से लिया गया ऋण आंतरिक ऋण होता है, जबकि देश के बाहर से लिए गए बहुपक्षीय, द्विपक्षीय, वाणिज्यिक उधार आदि बाह्य सार्वजनिक ऋण की श्रेणी में आता है। तो याद रखिएगा, जो अल्प बचत योजनाओं से लिया गया ऋण होता है उसको इंटरनल डेप्ट या आंतरिक ऋण, जबकि देश के बाहर से लिया गया बहुपक्षीय, द्विपक्षीय या वाणिज्यिक उधार ये बाह्य सार्वजनिक ऋण की श्रेणी में आता है। आइए केंद्र और राज्य सरकार के करों के बारे में जान लेते हैं कि कौन से कर केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाते हैं और कौन से कर राज्य सरकार द्वारा। तो केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए जो प्रत्यक्ष या डायरेक्ट टैक्सेज हैं उनमें व्यक्तिगत आय कर, संपत्ति कर, उपहार कर, पूंजी लाभ कर, व्यय कर, निगम कर और स्टेट ड्यूटी यानी आस्ति कर, ब्याज कर, लाभांश कर तथा प्रतिभूति संव्यवहार कर शामिल हैं। और जो राज्य सरकार द्वारा लगाए जाने वाले प्रत्यक्ष कर हैं उनमें आप देखिए, रोजगारों पर कर, व्यवसाय कर, कृषि आय पर कर, भू राजस्व, गैर शहरी अचल संपत्तियों पर कर, होटल प्राप्तियों पर कर और टोल टैक्स यानी पथ कर शामिल होते हैं। दोस्तों, केंद्र सरकार के अप्रत्यक्ष कर अगर जो आप देखेंगे तो केंद्र सरकार के अप्रत्यक्ष करों में केंद्रीय उत्पाद शुल्क, केंद्रीय बिक्री कर, सीमा शुल्क, सेवा कर 1994-95 से और जीएसटी ये केंद्र सरकार के अप्रत्यक्ष कर हैं। वहीं राज्य सरकार के अप्रत्यक्ष करों में बिक्री कर या व्यापार कर, वाहनों पर कर, विज्ञापन पर कर, स्टाम्प और पंजीयन शुल्क, राज्य उत्पाद शुल्क, शिक्षा उपकर, प्रवेश कर और डीजल पेट्रोल की बिक्री पर कर। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, जीएसटी व्यवस्था जो नई लागू की गई है उसमें केंद्रीय बिक्री कर, व्यापार कर और कई प्रकार के सेवा कर, अन्य अप्रत्यक्ष करों को एक में समाहित करते हुए वस्तु एवं सेवा कर एक नई व्यवस्था 1 जुलाई 2017 से लागू की गई है। जीएसटी क्या है तो आप जान लीजिए दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। आपको ये जानना ज़रूरी है कि जो जीएसटी होता है ये निर्माता यानी मैन्युफैक्चरर जो होता है वहाँ से लेकर उपभोक्ता तक वस्तुओं और सेवाओं पर लगाए जाने वाला एकल कर है। और ये कर प्रत्येक चरण पर केवल मूल्यवर्धन या वैल्यू एडिशन पर लगाया जाता है। जीएसटी के 2 घटक हैं, एक तो सीजीएसटी यानी सेंट्रल जीएसटी और दूसरा राज्य जीएसटी यानी एसजीएसटी। वर्तमान स्वरूप में जीएसटी के तहत सभी वस्तुओं और सेवाओं को 5 समूहों में विभाजित किया गया है। एक तो अति आवश्यक वस्तुएं जैसे दूध, अंडा, दही, खुले खाद्यान्न, स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा सेवाएं आदि, इनको कर से छूट प्रदान की गई है। अति आवश्यक वस्तुओं को छोड़कर शेष वस्तुओं के समूहों को उनकी उपयोगिता के आधार पर 4 स्लैब देखिए 5%, 12%, 18 और 28% के स्लैब में रखा गया है। दोस्तों, जीएसटी लागू करने के लिए कई करों को
एक में समाहित कर दिया गया है। तो इसमें आप देख सकते हैं जीएसटी में केंद्रीय और राज्य करों में केंद्रीय उत्पाद शुल्क, अतिरिक्त उत्पाद शुल्क, सेवा कर, मनोरंजन कर, अतिरिक्त सीमा शुल्क, विशेष अतिरिक्त सीमा शुल्क, अधिभार और उपकर तथा राज्य करों के अंतर्गत राज्य मूल्यवर्धन कर यानी वैट, बिक्री कर, केंद्रीय बिक्री कर, चुंगी और प्रवेश कर, क्रय कर, विलासिता कर, लॉटरी, सट्टा और राज्यों के अधिभार और उपकर, इन सभी को शामिल कर लिया गया है जीएसटी। तो जीएसटी एक व्यापक व्यवस्था है जिसमें केंद्रीय और राज्य के कई प्रकार के अप्रत्यक्ष करों को एक में शामिल कर लिया गया था। आप जान लीजिए कि जीएसटी या गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स दोस्तों, ये व्यवस्था 1 जुलाई 2017 से प्रभावी हो गया है और इसका जो मोटो है वो एक देश एक कर यानी वन स्टेट वन नेशन वन टैक्स है। अब आइए इसके बाद वित्त आयोग या फाइनेंस कमीशन के बारे में जानते हैं। तो वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है, आप सभी जानते हैं, और भारतीय संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 80 में भारत में वित्त आयोग का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 280 के अनुसार संविधान लागू होने के 2 वर्ष के भीतर और उसके बाद प्रत्येक 5 वर्ष पर राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग का गठन किया जाएगा। तो प्रति 5 वर्ष पर वित्त आयोग का गठन किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग या फाइनेंस कमीशन का प्रावधान किया गया है और वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं। दोस्तों, वित्त आयोग के बारे में आप जानते भी होंगे कि संविधान के अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है, लेकिन इसके कार्य क्या क्या हैं? आप देखिए, पहला कार्य ये है कि विभाजनी करों का केंद्र और राज्यों के मध्य और विभिन्न राज्यों के मध्य बंटवारा करने संबंधी फार्मूले का निर्धारण, राज्यों के राजस्व सहायता अनुदानों के वितरण का सिद्धांत सुझाना, सुदृढ़ वित्त के संदर्भ में किसी भी विषय पर सुझाव देना, नगर पालिकाओं पंचायतों के संसाधनों में वृद्धि के लिए राज्यों की संचित नीति के संवर्धन के लिए आवश्यक सुझाव देना, और ये कार्य 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया है। तो ये वित्त आयोग के प्रमुख कार्य हैं और अब तक स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अब तक कुल 15 वित्त आयोग गठित किए जा चुके हैं। देखिए, पहला वित्त आयोग जो है ये 1951 में गठित हुआ था केसी नियोगी की अध्यक्षता में और इसकी समयावधि 1952 से 1957 थी। द्वितीय वित्त आयोग 1956 में के संथानम की अध्यक्षता में 1957 से 1962 की समयावधि के लिए। तृतीय वित्त आयोग 1960 में गठित हुआ के चंदा की अध्यक्षता में 1962 से 1966 की समयावधि के लिए। चौथा वित्त आयोग 1964 में पीवी राजमन्नार की अध्यक्षता में गठित हुआ 1966 से 1969 के लिए। पांचवा वित्त आयोग महावीर त्यागी इसके अध्यक्ष थे, 1968 में गठित हुआ 1969 से 1974 की समयावधि के लिए। और छठा वित्त आयोग 1972 में के ब्रह्मानंद रेड्डी की अध्यक्षता में दोस्तों 1974 से 1979 की समयावधि के लिए गठित हुआ था। सातवां वित्त आयोग 1977 में जे.एम. सैलेट की अध्यक्षता में 1979 से 1984 के लिए। आठवां वित्त आयोग 1983 में गठित हुआ, इसके अध्यक्ष वाई.बी. चाहवाड़ थे और इसकी समयावधि 1984 से 1989 थी। नौवां वित्त आयोग 1987 में N.K.P. साल्वे की अध्यक्षता में 1989 से 1995 इसकी समयावधि थी। 10वां वित्त आयोग 1992 में के.सी. पंत की अध्यक्षता में 1995 से 2000 इसकी समयावधि। और 11वां वित्त आयोग 1998 में गठित हुआ, A.M. खुसरो अध्यक्ष थे 2000 से 2005 के लिए। और आप देख सकते हैं दोस्तों कि 12वां वित्त आयोग जो है ये 2002 में सी रंगराजन इसके अध्यक्ष थे 2005 से 2010 के लिए। 13वां वित्त आयोग 2007 में गठित हुआ था, इसके अध्यक्ष विजय केलकर थे 2010 से 2015 की अवधि के लिए। 14वां वित्त आयोग 2013 में गठित हुआ, वाई.वी. रेड्डी जो हैं दोस्तों ये इसके अध्यक्ष थे 2015 से 2020 के लिए। और 15वां वित्त आयोग 2017 में गठित हुआ, N.K. सिंह की अध्यक्षता में 2021 से 2026 के लिए। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष N.K. सिंह हैं और 15वें वित्त आयोग ने अपनी पहली रिपोर्ट नवंबर 2019 में वर्ष 2020-21 के लिए और वर्ष 2021 से 26 के लिए नवंबर 2020 में प्रस्तुत कर दिया था।
इस आयोग द्वारा राज्यों के लिए विभाजन योग्य राजस्व में 41% की सिफारिश की गई है। और आप देखिए क्षैतिज अंतरण के लिए मानदंड और निर्धारित भारांक 2021 से 26 के लिए जो 15वें वित्त आयोग का है, तो इसमें 2020-21 के लिए और 2021 से 26 के लिए आबादी के आधार पर भारांक 2020-21 के लिए 15%, जबकि 2021 से 26 के लिए 15%, क्षेत्रफल में 15%, वन और पारिस्थितिकी का भारांक 10%, आय में अंतर 45% और जनसंख्या निष्पादन 12.5%, कर प्रयास और कर राजकोषीय प्रयास 2.5%, तो कुल 100% हो गया है। इस तरह से जो क्षैतिज भारांक है, क्षैतिज अंतरण के लिए मानदंड 2021 से 26 के लिए। दोस्तों 2021 से 26 की अवधि में केंद्र और राज्यों के बीच वित्त के बंटवारे के लिए सुझाव देने के लिए 15वें वित्त आयोग ने 9 नवंबर 2020 को अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी थी और कुल मिलाकर 15वें वित्त आयोग की रिपोर्ट में कुल 117 यानी 117 सिफारिशें हैं। खंड 3 और 4 में क्रमशः केंद्रीय मंत्रालयों और राज्य सरकारों के लिए कई सुधारों के सुझाव दिए गए हैं। ऊर्ध्वाधर हिस्सेदारी की बात करें तो कोविड-19 महामारी के दौरान विशेष रूप से संसाधनों की उपलब्धता लंबे समय तक बनाए रखने के लिए 15वें वित्त आयोग ने राज्यों की हिस्सेदारी को 41% रखने की सिफारिश की है और ये राशि वितरण पूल के 42% के समान स्तर पर है, जैसा कि 14वें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित है। हालांकि इसमें जम्मू कश्मीर की स्थिति में बदलाव के बाद नए केंद्र शासित प्रदेशों लद्दाख और जम्मू कश्मीर के आने से 1% का आवश्यक समायोजन भी किया गया है और राज्यों को 41% हिस्सेदारी के तहत 2021 से 2026 की अवधि में 42.2 लाख करोड़ रुपए मिलेंगे और 10.33 लाख करोड़ रुपए अनुदान राशि के रूप में मिलेंगे। इसका विस्तृत विवरण बाद में 15वें वित्त आयोग द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। तो इस तरह राज्यों की 2021 से 2026 की अवधि के दौरान कुल हिस्सेदारी 50.9% रहने का अनुमान है। क्षैतिज हिस्सेदारी की बात करें तो 15वें वित्त आयोग ने इस बात पर सहमति व्यक्त की कि वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर जनसंख्या के आंकड़े बेहतर रूप से राज्यों की वर्तमान आवश्यकताओं को दर्शाते हैं। साथ ही उसके आधार पर निष्पक्ष मूल्यांकन का भी अवसर प्राप्त होता है। जिन राज्यों ने जनसांख्यिकी मोर्चे पर बेहतर प्रदर्शन किया है उन्हें 15वें वित्त आयोग ने 12.5% हिस्सेदारी में भारांक दिया है। राजस्व घाटा अनुदान क्या है? तो दोस्तों राज्य और संघ के राजस्व और व्यय के आकलन के समान मानदंडों के आधार पर आंकते हुए 15वें वित्त आयोग ने 17 राज्यों को राजस्व घाटा अनुदान 2,94,514 करोड़ रुपए देने की सिफारिश की है। स्थानीय निकायों की बात करें तो स्थानीय निकायों को 2021 से 2026 की अवधि के लिए 4,36,361 करोड़ रुपए के कुल अनुदान की सिफारिश की गई है। इन अनुदानों में दोस्तों 8,000 करोड़ रुपए नए शहरों को काम के आधार पर दिए जाएंगे और साझा नगरपालिका सेवाओं के लिए 450 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए इसमें 2,36,805 करोड़ रुपए और शहरी स्थानीय निकायों के लिए 1,21,055 करोड़ रुपए, स्थानीय निकायों के माध्यम से स्वास्थ्य अनुदान के लिए 70,051 करोड़ रुपए की राशि दी जाएगी। स्वास्थ्य के क्षेत्र में अगर जो देखा जाए तो वर्ष 2022 तक राज्यों द्वारा उनके बजट का 8% से अधिक स्वास्थ्य पर खर्च बढ़ाने की सिफारिश की गई है और स्वास्थ्य क्षेत्र की दी जाने वाली कुल सहायता 1,06,606 करोड़ रुपए की है, जो 15वें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित कुल अनुदान सहायता का 10.3% है। स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए ये अनुदान बिना शर्त दी जाएगी। प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन और अनुदान क्या है? तो 15वें वित्त आयोग ने 2022 से 23 से 2025-26 तक कुल 4,800 करोड़ रुपए, प्रत्येक वर्ष 1,200 करोड़ रुपए के अनुदान की सिफारिश की है और इसका उद्देश्य क्या है? राज्यों को शैक्षिक गुणवत्ता बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना। इसके अलावा आयोग ने 6,143 करोड़ रुपए उच्च शिक्षा में क्षेत्रीय भाषाओं यानी मातृभाषा में व्यावसायिक पाठ्यक्रम, चिकित्सा और इंजीनियरिंग को प्रोत्साहित करने के लिए ऑनलाइन शैक्षिक गतिविधियों को बढ़ावा देने की सिफारिश की है। 15वें वित्त आयोग ने कृषि सुधारों को लागू करने के लिए सभी राज्यों के लिए प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन के रूप में 45,000 करोड़ रुपए देने की सिफारिश की है।
अन्य अनुदानों में आप देख सकते हैं राजस्व घाटा अनुदान 2,94,514 करोड़ रुपए, स्थानीय निकाय अनुदान 4,36,361 करोड़, आपदा प्रबंधन अनुदान 1,22,602 करोड़ और क्षेत्र आधारित अनुदान में 1,29,987 करोड़ रुपए। इसके अंतर्गत स्वास्थ्य क्षेत्र में 31,755, स्कूली शिक्षा में 48,000, उच्च शिक्षा में 6,143, कृषि आधारित सुधारों पर अमल में 45,000 और PMGSY के सड़कों के रखरखाव के लिए 27,539 करोड़, न्यायिक क्षेत्र में 10,425 करोड़, लेखा में 1,175 करोड़, आकांक्षी जिले और ब्लॉकों में 3,150 और राज्य आधारित ये 49,599, कुल 10,33,062 करोड़ रुपए देने का जो है प्रावधान है। रक्षा और आंतरिक सुरक्षा की बात करें तो केंद्र सरकार भारत के सार्वजनिक खाते में कभी खत्म नहीं होने वाली निधि के अंतर्गत रक्षा और आंतरिक सुरक्षा के लिए आधुनिकीकरण कोष का गठन कर सकती है और 2021 से 26 की अवधि में प्रस्तावित MFDIS का कुल 2,38,354 करोड़ रुपए का अनुमानित कोष हो सकता है। आपदा जोखिम प्रबंधन तो दोस्तों स्टेट डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट फंड के लिए 15वें वित्त आयोग ने राज्यों को 2021 से 26 की अवधि में आपदा प्रबंधन के लिए 1,60,153 करोड़ रुपए की कुल राशि देने की सिफारिश की है और इस कोष में केंद्र सरकार 1,22,601 करोड़ रुपए और राज्य 37,552 करोड़ रुपए का निवेश करेंगे। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा के सामान्य अध्ययन खंड के लिए महत्वपूर्ण अध्ययन सामग्री में भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत इम्पोर्टेंट स्टडी मटेरियल में आयकर, वस्तु और सेवा कर, वित्त आयोग और उसकी सिफारिशों के संबंध में महत्वपूर्ण अध्ययन सामग्री। ये वीडियो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों और तथ्यों को कवर कर लीजिएगा, इसे रिवाइज कर लीजिएगा ताकि परीक्षाओं में यदि ये प्रश्न पूछे जाएं तो आप आसानी से इसको अटेम्प्ट कर सकें। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।